10 साल बाद ये मौका आया है कि जम्मू कश्मीर अपनी खुद की सरकार चुनेगा। 10 साल बाद ये मौका आया है कि करीब 2 करोड़ लोग अपनी खुद की सरकार चुनेंगे, अपने वोट के उस अधिकार को यूज करेंगे जो बाकी देश करता आ रहा है। 10 सालों में सारा रूल जो है वो बीजेपी का रहा है। 5 साल सरकार एलजी का रूल, और एक ऐसे व्यक्ति को आपके सर पे लाके बिठा दिया जिसने आपके हक, आपके रिसोर्सेज, आपकी चीजों को बाहरियों को दिया। The reality is that the rampant corruption that Jammu and Kashmir has seen under the present Lieutenant Governor is a blot for any democracy. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं तो जरूर लोग उसका हिसाब करेंगे। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे, वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। 2019 में प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर निवेश ज्यादा कर रहा था और वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रहा था। आज 65% सरकारी नौकरियां भी खाली है और प्राइवेट सेक्टर का निवेश और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू एडिशन भी निरंतर गिरता गया, आज 2019 के लेवल से नीचे है। स्कैम, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें स्कैम नहीं हुआ है? माइनिंग स्कैम, लिकर स्कैम, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में स्कैम हुआ है। और हर चीज में स्कैम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आपके हक को लेकर दूसरे के हक को दे दिया गया। सबसे बड़ा पहलू यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां के लोगों का जो भागीदारी है, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन माइनिंग, इन लिकर, इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैज गॉन डाउन। और असलियत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बात शुरू करती हूँ, ज्यादा डिटेल में अब बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। 18 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, I see some women sitting here, there are 2 of us here on the stage. Forget about 28.6% for youth, 48.6%. Almost 50% unemployment for young women who should be with jobs. ये सच है कि 2014 में जब हमारी सरकार का हमने डेबिट किया ऑफिस सेंट्रली, तो सिलेंडर आपको 400 पे मिलता था। आज एलपीजी गैस का सिलेंडर आपको 950 से 1000 रुपए पे मिलता है। ये सच है कि जो पेट्रोल आपको 71 रुपीज पे मिलता था उसकी भी सेंचुरी लगा दी मोदी साहब ने। जो डीजल आपको 55 में मिलता था वो 90 के आसपास है। सरसों का तेल, मोदी जी से अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो बड़े उससे कहते हैं पकौड़ा तलना भी एम्प्लॉयमेंट है। एलपीजी महंगी कर दिया आपने, सरसों का तेल 90 पर था 220 पर ले आए। और ये भी सच है कि आपने आटे दही पर भी जीएसटी लगा दिया। ये असलियत है। और जिस महंगाई से ये पूरा देश गुजर रहा है उस महंगाई से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहा है। कहा गया था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सब शांति बहाल हो जाएगी। सरकार को बने 98 दिन हुए हैं, 98 days since Mr. Modi was sworn in as the Prime Minister of this country. मैं 98 दिन की बात करती हूँ, मैं 2019 की बात ही नहीं करती हूँ, मैं 2014 से बात ही नहीं करती हूँ, मैं उन 225 सैनिकों की बात ही नहीं करूंगी जो शहीद हो गए और आप शांति का झुंझुना बजाते रहे।
In the last 98 days, there have been 25 terror strikes in the valley and in Jammu. 25 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 21 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं, 28 हमारे सैनिक घायल हुए हैं। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के 15 नागरिक की इन आतंकी हमलों में मौत हुई है और 47 से ज्यादा घायल हुए। इसका जवाब कौन देगा? इससे पहले कभी भी किसी भी स्टेट को डिसमेंबर करके यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया है। छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाने का काम हुआ है और यह अच्छी बात थी। क्या सोचकर, किस हिम्मत से, क्यों इन्होंने जम्मू कश्मीर से उनका स्टेटहुड छीना और एक यूनियन टेरिटरी बनाया? और अब आके कहते हैं हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस का यह वादा है, हमारी सरकार बनेगी एंड कम व्हाट मे, वी विल रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज दिस इज समथिंग यू राइटफुली डिजर्व। ये आपका हक है, ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस देश के आईन ने आपको दिया है, जो मैंने अभी आपको बोला। और वो है, जम्मू कश्मीर को हम पूरी तरह से स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे। हम महिलाओं के बारे में, जो हमारे राज्य हैं कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए स्टेट बजट के अनुसार पैकेजेस दिए हैं। हम यहाँ पर परिवार की हर महिला मुखिया को 3,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा कर रहे हैं। यह अनाउंसमेंट हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने यहाँ पर किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीस देंगे। हम अच्छी सेहत हमारा हक, ये हमारा नारा है। और हर परिवार को, जैसे राजस्थान में हमने चलाया और आज बीजेपी को वो कंटिन्यू करना पड़ रहा है, 25 लाख तक का हेल्थ बीमा देंगे। हम हर तहसील में एक एम्बुलेंस जो लैस रहेगी सारी सुविधाओं से, जिससे 30 मिनट के अंदर सस्ता और अफोर्डेबल इलाज मिल सके, वो देंगे। हर जिले में हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक देंगे और मनमोहन सिंह जी का जो पॉलिसी थी, जो उनका प्लान था, जो उनकी योजना थी, उसके इम्प्लीमेंटेशन से देंगे। संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को उनका हक देंगे। 1 लाख जो खाली नौकरियां हैं, 65% जो खाली सरकारी पद का मैंने पहले बात करी थी, करीब 1 लाख खाली नौकरियां एक जॉब्स कैलेंडर के तहत भरा जाएगा और ये करना जरूरी है। 2 अलग-अलग पार्टियां, तो हमारा मैनिफेस्टो भी अलग-अलग होगा। वी आर नॉट साइमीज ट्विंस, वी आर एलाइज, वी आर पार्टनर्स। वी थिंक कि हम जम्मू कश्मीर में शांति, अमन, चैन, पूर्ण राज्य और रोजगार बहाल कर सकते हैं और इसलिए हम साथ आए हैं। हम नेचुरल एलाइज हैं। जहां तक आपकी बात है, CWC का एक बहुत स्टैंड है 370 पे और हमारा भी वही स्टैंड है। हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सी चीज़ों का हल, बहुत सी चीज़ों का जवाब पूर्ण राज्य का दर्जा है। वो मिलेगा तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। I do believe that there has to be separation of power. I have no doubt about it. I do believe that the judiciary has to take into cognizance, sometimes suo motu on their own, of what's going wrong in the country. I do believe that the judiciary has to take into cognizance that why are there thousands of Indians who are languishing in jails across the country. Some of them are students, some of them are activists, some of them are bureaucrats, some of them are police officers. Why are they languishing all across the country without trial? I think the judiciary has a job to do. As long as you do your job, questions like these will not be raised. But when the judiciary glosses over this gross injustice is when questions like these come up.